प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर, आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम प्रथम वर्ष, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत ईएफएम सब्जेक्ट, ईएफएम विषय के पेपर व्यवसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स का हम अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम दीर्घकाल में उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन इन द लॉन्ग रन, इसका अध्ययन कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि आइसोकॉस्ट लाइंस क्या है, आइसोप्रोडक्ट कर्व क्या है, कैसे उत्पादक का साम्य निर्धारित होता है, न्यूनतम लागत संयोग लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार निर्धारित होता है। आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों हम रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल, इसका अध्ययन करेंगे और उसमें पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, हम पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले रिटर्न्स टू स्केल, इसका अर्थ समझना चाहिए। पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल, इसका क्या अर्थ है? विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें पैमाने के प्रतिफल के नाम से पुकारा जाता है। यानी उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें पैमाने के प्रतिफल के नाम से पुकारा जाता है। उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन केवल दीर्घकाल में ही संभव होता है, अतः पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है। अब पैमाने के प्रतिफल तीन प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिए, पैमाने के प्रतिफल तीन प्रकार के होते हैं। उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाता है उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में अगर वृद्धि होती है तो इसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नाम से हम जानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उत्पादन के सभी साधनों को हमने दुगना कर दिया और इससे उत्पादन बढ़कर दुगने से भी अधिक हो जाए तो यह पैमाने का बढ़ता प्रतिफल कहलाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाए उसी अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन हो जाए। यानी उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाए उसी अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए, सभी साधनों को दुगना करने पर जो हमारा उत्पादन है वो भी दुगना हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पैमाने का स्थिर प्रतिफल। तीसरा जो प्रकार है पैमाने के प्रतिफल का विद्यार्थियों, वो है उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो। जैसे उत्पादन के साधनों को हमने दुगना कर दिया लेकिन हमारा जो उत्पादन है वो दुगना नहीं हुआ, वो दुगने से कम हुआ, तो हम इसे क्या कहेंगे? पैमाने का घटता प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल को समोत्पत्ति वक्रों की सहायता से हम समझ सकते हैं। और विद्यार्थियों, सबसे पहले हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का अध्ययन करेंगे। हमारे सामने एक रेखा चित्र बना हुआ है जो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को दिखा रहा है। अब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जब किसी विस्तार पथ का हम अध्ययन कर ही चुके हैं, एक्सपेंशन पाथ कर्व, जब किसी विस्तार पथ पर उत्पादन में समान वृद्धि बताने वाले समोत्पत्ति वक्रों के मध्य, ध्यान से सुनिए, जब किसी विस्तार पथ पर उत्पादन में समान वृद्धि बताने वाले समोत्पत्ति वक्रों के मध्य दूरी कम होती चली जाती है तो यह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति होती है। यानी
हमारे समोत्पत्ति वक्रों के बीच की दूरी पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में कम होती चली जाती है। हमारे जो समोत्पत्ति वक्र हैं उनके बीच की जो दूरी है वो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की जो स्थिति होती है उसमें वो क्या होती है, वो कम होती जाती है दूरी। यहां आप देखिए कि दूरी कम हो रही है। यहां पर जो हमारी विस्तार रेखा है वो OM है और उत्पादन में समान वृद्धियां 5, 10, 15 व 20 इकाइयों को प्रकट करने वाली समोत्पत्ति वक्र रेखाएं इस विस्तार पथ को कई टुकड़ों में बांट देती हैं। अब देखिए, पहला जो हमारा समोत्पत्ति वक्र है वो 5 इकाइयों का उत्पादन दिखाता है। दूसरा जो हमारा समोत्पत्ति वक्र है वो 10 इकाइयों का उत्पादन दिखाता है। तीसरा जो हमारा समोत्पत्ति वक्र है वो 15 इकाइयों का उत्पादन दिखाता है। चौथा जो हमारा समोत्पत्ति वक्र है वो 20 इकाइयों का उत्पादन दिखाता है। इस विस्तार पथ पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, क्रमिक समोत्पत्ति वक्रों में, आइसोप्रोडक्ट कर्व्स में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वक्रों में जो अंतर है वो घटता चला जाता है। यह स्थिति क्या कहलाएगी? यह स्थिति कहलाएगी पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। यानी यहां पर जो CD, यहां पे जो BC की दूरी है, देखिए बिंदु B से बिंदु C की दूरी BC वो AB, इसलिए वो AB से कम है, वो AB से कम है। AB BC यहां पे लेस देन AB है और जो CD है वो BC से कम है। CD इज लेस देन BC। यहां पे देखिए A और B में जितनी दूरी है उतनी दूरी B और C में नहीं है, इसलिए A और B की दूरी BC से अधिक है और या BC AB से कम है। ऐसे ही C और D में जितनी दूरी है उतनी उससे ज्यादा दूरी B और C में है, इसलिए CD BC से कम है। B और C में जितनी दूरी है उतनी CD में नहीं है। BC CD जो CD है वो BC से कम है। इस प्रकार से यहां दूरी घट रही है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा विद्यार्थियों इसलिए होता है कि जब फर्म पैमाने का विस्तार करती है तो उसे अनेक प्रकार की मितव्ययताएं प्राप्त हो जाती है, जिससे उत्पादन में समान वृद्धि के लिए श्रम पूंजी की कम मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता होती है। अब विद्यार्थियों में इनके कारणों का अध्ययन करेंगे। तो ये हम इस रेखाचित्र से हमें समझ में आया कि किस प्रकार समोत्पत्ति वक्रों के माध्यम से हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को प्रदर्शित कर सकते हैं। इनमें दूरी कम हो रही है। अब विद्यार्थी हम इसके कारणों का अध्ययन करते हैं। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के कारण के लागू होने के कारण
के कारण। यानी रीजंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। Of increasing returns to scale। तो पहला कारण यहां पे आएगा अविभाज्यताएं। अविभाज्यताएं यानी इंडिविजिबिलिटीज। इंडिविजिबिलिटीज। तो पहला कारण यहां पे है विद्यार्थियों अविभाज्यता। विद्यार्थियों उत्पत्ति के अनेक साधन अविभाज्य होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। अविभाज्यता का यहां मतलब यह है कि कुछ के साधन कुछ निश्चित आकार में ही उपलब्ध होते हैं तथा उन्हें टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। मशीन, प्रबंधक, विपणन, वित्त और अनुसंधान में अविभाज्यता का तत्व विद्यमान रहता है। किसमें? मशीन, प्रबंधक, विपणन, वित्त और अनुसंधान में अविभाज्यता का तत्व विद्यमान रहता है। उत्पत्ति का पैमाना बढ़ाने से अविभाज्य साधनों का अधिक उपयोग होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन कुशलता बढ़ती है और जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा यहां पे कारण है आकार की कुशलता। आकार की कुशलता यानी डायमेंशनल एफिशिएंसी। डायमेंशनल एफिशिएंसी विद्यार्थियों, प्रोफेसर बोमाल ने पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का कारण बड़े आकार के कारण प्राप्त कुशलता को बताया है। उदाहरण के लिए एक तेल पाइप का घेरा दुगना कर दिया जाए तो उससे पहले की तुलना में दुगने से बहुत अधिक तेल निकाला जा सकता है। इसी तरह एक घन फुट लकड़ी के बक्से को बढ़ाकर 3 घन फुट लकड़ी के बक्से में परिवर्तित करने से छोटे बक्से की तुलना में 3 गुना लकड़ी लगती है, लेकिन बड़े बक्से की क्षमता 27 गुना बढ़ जाती है। यानी 1 घन फुट लकड़ी के बक्से को बढ़ाकर हमने 3 घन फुट लकड़ी के बक्से में परिवर्तित कर दिया। ऐसा करने पर छोटे बक्से की तुलना में 3 गुनी लकड़ी लगती है, लेकिन बड़े बक्से की क्षमता 27 गुना बढ़ जाती है। यह क्या है? आकार की कुशलता। जो उत्पत्ति का पैमाना बढ़ाकर प्राप्त की जा सकती है, यानी आकार की कुशलता, डायमेंशनल एफिशिएंसी।
अतः यह कहा जा सकता है कि पूंजी संपत्तियों में एक सीमा तक जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उससे अधिक अनुपात में उत्पादन कुशलता बढ़ती है। तीसरा है कारण विशिष्टीकरण के लाभ। विशिष्टीकरण के लाभ advantages of specialization। विद्यार्थियों, उत्पादन का पैमाना बढ़ाकर उत्पादन कार्य में विशिष्टीकरण को अपनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इस बात को समझिए कि उत्पादन का पैमाना बढ़ाकर उत्पादन कार्य में विशिष्टीकरण को अपनाया जा सकता है। विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। श्रम विभाजन द्वारा श्रमिक को उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जा सकता है। इससे क्या होता है? इससे साधनों की कुशलता बढ़ती है और यही कारण है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के होने का। तीसरा, यहाँ पे चौथा जो यहाँ पे बिंदु है वो है आंतरिक एवं बाह्य बचतें। आंतरिक एवं बाह्य बचतें। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। विद्यार्थियों, उत्पादन का पैमाना बढ़ाने पर अनेक आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। इन बचतों के कारण हमारी प्रति इकाई उत्पादन लागत घट जाती है। अब हम बात करते हैं आंतरिक बचतों की। तो आंतरिक बचतें क्या होती हैं? आंतरिक बचतें वे होती हैं जो किसी फर्म को उसकी आंतरिक कुशलता तथा प्रबंध की श्रेष्ठता के कारण प्राप्त होती है। और बाह्य बचतें क्या होती हैं? वे बचतें जो एक उद्योग में लगी सभी फर्मों को समान रूप से प्राप्त होती हैं, बाह्य बचतें कहलाती हैं। इनका संबंध फर्म के आंतरिक प्रबंध से ना होकर एक ही स्थान पर अनेक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें हमने देखी और हमने देखा कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण क्या है। पहला, अविभाज्यता है, इंडिविजिबिलिटी। किनकी उत्पत्ति के अनेक साधन अविभाज्य होते हैं। दूसरा, आकार की कुशलता, डायमेंशनल एफिशिएंसी, बड़े आकार के कारण कुशलता। तीसरा, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होना। चौथा, आंतरिक एवं बाह्य बचतें। तो ये रीजंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के कारण। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने देखा कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या होता है, उसके लागू होने के क्या कारण है, पैमाने के प्रतिफल कितने प्रकार के होते हैं। समापत्ति वक्रों की सहायता से हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को किस प्रकार समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में इतना ही। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।